नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं जेपी शर्मा। चुनाव भी हो गए, सीएम डिप्टी सीएम भी बन गए, मंत्री भी बन गए और आज विभाग भी बढ़ गए। अब सरकार की पूरे रफ्तार से कामकाज करने की बारी है। सीएम डिप्टी सीएम तय होने में, बल्कि उससे पहले टिकटों के वितरण से लेकर सीएम डिप्टी सीएम बनने में, मंत्री बनने में, मंत्रियों को महकमे मिलने में, यानी हर कदम पर खींचतान की खबरें आती रहीं। लेकिन अंत भला सो सब भला की तर्ज पर इन सब से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सफलता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं और कई तरह की हैं। नए लोगों से बेहतर काम कराने की चुनौती है, सुशासन देने की चुनौती है, लोगों को बदलाव का एहसास कराने की चुनौती है, और बदलाव का एहसास लोकसभा चुनाव की डेडलाइन ध्यान में रखकर कराना है। क्या यह आसान होगा? इसके रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, किस किस तरह से इस पर सरकार आगे बढ़ेगी, आज इसी पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। वादे, प्राथमिकताएं और चुनौती। गहलोत सरकार की टीम ने संभाला कार्यभार। सीएम और डिप्टी सीएम ने गिनाई प्राथमिकताएं। किसानों और बेरोजगार युवाओं पर रहेगा खास फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार ने कसी कमर। लोकसभा चुनाव में रह गया है कम वक्त। अधिसूचना लागू होने से पहले बड़े वादों को पूरा करने की चुनौती। कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं को शुरू करने की होगी समीक्षा। मुफ्त दवा समेत 15 जन कल्याणकारी योजनाएं फिर से आएंगी पटरी पर। राज्य सरकार की योजनाओं की होगी समीक्षा। टॉप ब्यूरोक्रेसी में हो चुके हैं बदलाव। ज्यादातर जिलों के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग ठीक करें और जो नौजवानों की आशाएं अपेक्षाएं सरकार से उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। बड़ा चैलेंज है ये, कांटों के तार की तरह है ये, मेरा मानना है। और किसानों की अलग समस्याएं हैं। हमने कर्जा माफ़ी करके बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। तो सवाल हमारे सामने है कि कैसे हम गुड गवर्नेंस दें। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार का निर्माण हुआ है, उसी विश्वास के साथ हम लोगों को काम करना है और अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी है, अपने विभाग के साथ साथ एक सामूहिक रूप में, एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में हम लोग काम करेंगे। और प्राइम डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मुकेश पारीक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील लासोपा साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशील लासोपा साहब, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। चुनौती बड़ी है। गहलोत साहब अभी कह रहे थे, उनको हम सुन रहे थे कि कांटों का ताज है। तो इस ताज को जब आपने ले लिया है, बीड़ा जब आपने उठा लिया, लोगों ने मौका दे दिया है आपको, तो इन चुनौतियों को कैसे एक एक करके आप एड्रेस करेंगे? खास तौर पर लोकसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा आपके सामने एक तरह से चैलेंज है, उसके मद्देनजर। देखिए, न तो ये आग का दरिया है, न कांटों का ताज है। मैं ऐसा मानता हूँ कांटों का ताज तो अशोक गहलोत साहब ने बताया साहब। वो उस रूप में कांटों का ताज जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जो माली हालत भाजपा सरकार ने छोड़ी है उसको देखते हुए उनका ये वर्जन है। लेकिन उस रूप में मैं कह रहा हूँ कि हम जनता की सेवा को जिस रूप में लेते हैं वो ये है कि सेवा का अवसर है, और जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं जन घोषणा पत्र में, और उसकी शुरुआत भी हमने किसान कर्ज माफी का आदेश चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स के साथ जारी किया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और बजट आएगा एक सवा महीने बाद, तब सारी चीजें क्लियर होंगी और जन घोषणा पत्र के अधिकांश जो ब्लूप्रिंट है वो आपको बजट में दिखाई देंगे। ऐसी हमारी सरकार जिस तरह से इंडिकेट कर रही है। और निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम ये ब्लूप्रिंट दिखाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे कि हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, तो फेज मैनर में हम पानी में, बिजली में, सड़क में, रोजगार में, कौशल विकास में, अपराध में और उद्योग में, निवेश में और खान के माध्यम से निवेश में, खान आवंटन में, शिक्षा का स्तर सुधार करने में, IMR घटाने में, MMR घटाने में और सड़कों की दशा सुधारने में और पेयजल की व्यवस्था सुधारने में और किसानों का सर्वोच्च प्राथमिकता जो किसानों की है, आप ये देखिएगा
यूरिया के जो संकट अभी उत्पन्न हुआ है, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ और निश्चित रूप से सरकार का भी ध्यान उसमें जाएगा कि 1-1.5 साल में जो एडवांस स्टोरेज है वो भाजपा सरकार नहीं कर पाई, उसकी स्थिति आने पर भविष्य में यूरिया का संकट भी नहीं रहा करेगा, ऐसी पूरी उम्मीद करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ फोकस रहेगा वो सिंचाई पर भी रहेगा, क्योंकि सिंचाई की जो स्थिति 5 साल में जिस प्रकार से योजनाओं की तरफ अनदेखी रही, बांधों का निर्माण हो या नहरों की मरम्मत हो या जीर्णोद्धार हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो, उससे वो एक प्राथमिक चरण होगा और उसके बाद जो नदियों के पुनर्भरण के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें केंद्र सरकार की मदद लेकर के आगे सर, आपने जो पूरा प्रोजेक्ट निकलेगा। प्राथमिक चरण गिनाने में आपको 3 मिनट लग गए सुशील जी कि ये होगा, ये होगा, और 3 महीने का टाइम आपके पास है नहीं करने के लिए अभी हाल ब्लूप्रिंट आएगा सर निश्चित रूप से। तो किसानों की कर्ज माफी तो देखिए सीधा फैसला लेना था आपको फैसला लेना था, आपने उसमें दृढ़ता दिखाई और फैसला ले लिया। उसमें भी आपको बजट की जरूरत पड़ेगी, जमीन पर उतरने में उसको भी वक्त लगेगा। और दूसरी जो विकास की योजनाएं हैं, जो आपके घोषणा पत्र में आपकी तरफ से आपने अपना विजन रखा है, लोगों ने जो 2 लाख आपको सुझाव दिए थे वो तो अलग बात है, उनमें से हर आदमी 2 लाख में से हर आदमी ये सोचता होगा कि सबसे पहले मेरा जो सुझाव था वो प्रायोरिटी पर होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है, उसको छोड़ दीजिए। आपने जो विजन रखा है उसके लिए आपको तमाम तरह का आकलन करना पड़ेगा। नीतियां बनाने के लिए कितनी कवायद होती है सरकार में, कामकाज में, वो सारी होंगी, फिर कैबिनेट होंगी, फिर उनका अप्रूवल होगा, फिर अप्रूवल होने के बाद दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में फिर गुरुद्वारा रकाबगंज से लेकर के राहुल गांधी के आवास तक की और समस्या चल रही है हाल फिलहाल, तो हो सकता है आगे वो खत्म हो जाए चरण। ये सब होते होते सर, ये मार्च से पहले जब अधिसूचना जारी होगी और आचार संहिता लगेगी, नीतिगत फैसले लेना बंद हो जाएगा। उससे पहले आप ये सब कर लेंगे क्या? नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा जन घोषणा पत्र लागू होने के लिए तो 5 वर्ष का समय दिया बिल्कुल है। लेकिन जो ब्लूप्रिंट हम शुरुआत करेंगे, देखिए किसानों की हमने शुरुआत की, अब बेरोजगारों के लिए भी निश्चित रूप से सरकार जो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट अप्रूव करेगी और उसके आदेश जारी होंगे, तो अगली अधिसूचना जो आपकी इलेक्शन का जो अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता लागू होगी, उससे पहले कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, तो सरकार उसको निश्चित रूप से मैं उसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या होंगे वो टॉप प्रायोरिटीज, क्या होंगी आपकी? किसानों की तो क्लियर हो गई, देखिए किसान आपकी प्रायोरिटी पर है, होने भी चाहिए। बजट में आएंगे, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता है, रोजगार के जो सृजन के जो नए अवसर हैं, उसके अलावा नई नौकरियां जो ऑनगोइंग है उनमें से अधिकांश को कंप्लीट करना या नियुक्तियां देना या उनकी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना, विज्ञप्ति जारी करना, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो भरोसा दिलाती है युवाओं को कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं और आगे 5 साल में आपको बिल्कुल हम एक ऐसी सरकार बना कर देंगे, चला कर दिखाएंगे जो कि जन जन की सरकार होगी। ठीक बात है। मुकेश पारीक साहब, बहुत मायूसी आपके खेमे में बताई जा रही है आज। आप लोगों को लग रहा था कि ये मामला लंबा चलेगा, मंत्रालयों का बंटवारा ही आसानी से नहीं हो पाएगा और कुछ ना कुछ ऐसी बात फूटकर बाहर आ जाएगी कि आपको कहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन घर की लड़ाई इनके घर के अंदर ही रही, बाहर नहीं आई और उससे बताया जा रहा है कि आपको कुछ कहने का आगे मौका नहीं मिल पा रहा है। मायूस हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मायूस, अगर प्रदेश का भला होता हो और प्रदेश के लिए कोई अच्छा काम हो, हमारे लिए तो खुशी तब होती है। मायूसी कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं हुआ, उससे हमारे को ना कोई मायूसी होने वाली है और ना कोई खुशी होने वाली है। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय जो ये है कि प्रदेश का हमको जिस प्रकार से जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें ना तो कोई कांग्रेस को उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नकारा है। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, कांग्रेस जो वादे करके सरकार में आई है उन वादों को वो पूरा करे। उसके लिए हम, अगर वो पूरा करती है तो निश्चित रूप से उनका सकारात्मक सहयोग रहेगा और जनहित में अगर कोई बात होगी, जनता के विरुद्ध कोई बात होगी, तो हम उसके जनता के लिए आंदोलन करेंगे, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे सड़क हो। अभी जो एक घटनाक्रम है वो थोड़ी सी जरूर एक चिंता दर्शाता है, जिसका यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण रहेगा कि अभी जो सरकार बनी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री पहले भी रहते आए हैं, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा देखने में आया कि ये बार बार कांग्रेस के आला कमान के द्वारा ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हमने जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं ये दोनों बराबर के पावर हैं। उसकी एक वानगी देखने को मिली जो अभी इनका जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ मंत्रियों का, ऐसा मैंने पहली बार देखा और मेरा जहां तक आइडिया राजस्थान के इतिहास में भी पहली बार
विस्तार हुआ है कि एक गवर्नर के एक साइड मुख्यमंत्री और एक साइड उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का ये तकनीकी रूप से भी ठीक नहीं है और अगर प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो मैसेज आया उसमें ये आया कि उप मुख्यमंत्री के इतने मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के इतने मंत्री होंगे, और बाद में जिस प्रकार से जो एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रियों को बनाना, ये बात जरूर है कि सलाह ली जाती होगी, लेकिन जो उनका विभागों का बंटवारा होता है वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। उसमें जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री का दखल और उसके बाद में दिल्ली जाकर उसका बड़ी मुश्किल से उसका सुलटारा होना, ये सब कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि प्रदेश की जनता को कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी आपसी इस प्रकार के प्रदर्शन में प्रदेश की जनता के हित की कहीं उपेक्षा हो। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सतर्क रहेगी, ये काम करें। प्रदेश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं जो लागू की थी, जिसका लाभ जनता को मिला, गांव गरीब और किसान को मिला, अगर उसको ये जो जैसा अशोक जी गहलोत ने सरकार में आते ही कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्कीम्स है हम उनको चालू रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको चालू रखें। हमारा उन्होंने ये भी कहा था कि आपने जो उनकी अच्छी स्कीम्स थी उनको जैसे आपने बंद कर दिया था वैसे वो बंद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर उनकी कोई स्कीम अच्छी नहीं होगी और हमने अगर बंद की होगी, अगर उनको, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा है मैंने तो उस बात को दोहराया है। और अभी एक आसोपा जी ने एक बात की कि उन्होंने ये कहा है कि कांटों का ताज इसलिए कहा है कि हमको जो स्थिति मिली है, शायद आसोपा साहब भूल रहे हैं कि इसके पहले जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री से हमारे पास जब सरकार आई थी, उस समय का वित्तीय कुप्रबंधन इनको ध्यान होगा, जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति राजस्थान को मिली थी वो इनकी जानकारी में होगा। लेकिन राजस्थान की सरकार जब आई, अभी एक घटनाक्रम और हुआ, जब हमने 50,000 के ऋण माफी की घोषणा की तो कांग्रेस ने चिंता जताई कि ये पैसा कहां से आएगा। इन्होंने कहा इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब इन्होंने जो अपना अब किसानों का ऋण माफी किया उसमें इन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा। तो ऐसा कहीं ना कहीं इनका जो कथनी और करनी जो नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये किस प्रकार से प्रदेश का जनता का हित करेंगे, जनता का हित करें। मैं पुनः दोहराता हूं कि हमारा उसमें सकारात्मक विपक्ष की जो एक भूमिका होनी चाहिए वो रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हमेशा सजग है कि प्रदेश की जनता का हित होना चाहिए और उस हित के लिए कहीं भी कोई किसी प्रकार का प्रयास होगा, हम पहले दिन से ही उस जनता के हित के लिए संघर्ष करेंगे। मुकेश जी, पहली बात तो जो आपने कही इनकी आपसी खींचतान की, तो मेरे लिए समझना मुश्किल है कि उस खींचतान का आम आदमी पर या प्रदेश के डेवलपमेंट पर कोई असर पड़ता होगा, आप बेहतर समझते हैं, आप राजनेता हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इनके ऊपर आज सवाल उठ रहे हैं, ठीक ऐसे ही सवाल 6 महीने 8 महीने पहले आपके ऊपर भी उठ रहे थे जब प्रदेश अध्यक्ष का आपके यहाँ चयन हुआ था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि ये दोनों तरफ जो हैं वो उस घर के शीशे के बने हुए हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं है। शर्मा जी, मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो संगठन का जो मामला होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष की बात होती है, नहीं सर, तो बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला होता है। आपका देखने का नजरिया ये हो सकता है, नुकसान नहीं, मेरे देखने का नजरिया ये है, सरकार की जब आपके ऊपर सवाल उठ रहे थे तो आप हमसे सवाल कर रहे थे कि आपको किसी ने कुछ कहा क्या, शेखावत जी ने कुछ कहा क्या, किसी और ने कुछ कहा क्या, आप लोग कयास लगा रहे हैं। ऐसे ही आज आसोपा जी कहते हैं कि आपको किसी ने कुछ कहा क्या, किसी मंत्री ने कहा या डिप्टी सीएम ने कहा, ये तो दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, जिस प्रकार से उनकी दौड़ है, ये नजर आता है, अपने अपने हिसाब से। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात आज की बहस के लिहाज से और आगे के लिहाज से, स्टेट के लिहाज से, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो डेफिसिट की बात थी, ये हमेशा कहते रहे, आप हमेशा कहते रहे कि 90,000 करोड़ रुपए का, कितने हजार करोड़ रुपए का कर्ज ये छोड़ करके गए थे सुशील आसोपा साहब, और आज ये कह रहे हैं कि आप तो उस कर्जे को, उस डेफिसिट को 3 गुना करके छोड़कर जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, ये आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये क्लियर होना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, विकास काम के जो कामकाज है वो कहां से शुरू होंगे, तो इससे तय होगा ना कि जेब में पैसा कितना है। क्यों महेश शर्मा जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है मौजूदा सरकार के लिए वो है कि वित्तीय प्रबंधन कहाँ जाए, और जो महत्वपूर्ण जो घोषणा की है कर्ज माफ़ी की किसानों के और ये बेरोजगारी भत्ते की, तो उसके लिए जो पैसा है वो आर्थिक संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, किस तरह से रूप में जुटाए जाएंगे, जबकि आपके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा है बजट खजाने में है या नहीं है। तो ये जब पहले ही 3 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पे है, तो ऐसी सूरत। और ये बयान है दोनों तरफ से, इन्होंने भी बयान ही दिए थे कि 90,000 करोड़ का कर्ज छोड़ करके गए, ये भी करेंगे 3,60,000 का कर्ज छोड़ कर जाओ। सच्चाई कोई नहीं जानता। महेश शर्मा जी, ये वाली, हाँ, तो ये वाली जो चीज की इस चीज पर अगर वे केंद्रित होते हैं तो ये मालूम पड़ रहा है कि हम कहाँ से लेके आएंगे। अंततः ये जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाली जाएगी। केंद्र सरकार पे वो जो, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा भी था कि कर्ज माफी के लिए मैं मोदी सरकार को चैन से नींद
नहीं लड़ने दूंगा। तो वो वाली चीज़ वही, ये इसी क्रम में एक राजनीतिक दांवपेच चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो मौजूदा सरकार ने जो आते ही अपने मतलब कहते हैं पहला जो ऑर्डर जो दिया है किसानों की कर्ज माफ़ी का, 2 लाख के कर्ज माफ़ी का, तो एक ये अच्छा एक प्रभाव इम्प्रेशन देने वाला है। और दूसरा एक जो गुर्जर आंदोलन को लेकर के जो 1% जो एसबीसी का जो कोटा देने के लिए जो अभी हाल ही में एक आज ही के अखबारों में उसका है न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को लेकर के, तो उस वाले उस क्रम में उन्होंने जारी किया। तो एक ये भी एक अच्छा मैसेज है कि ये नई सरकार कुछ करना चाहती है। वो भी बाद में है कि व्यवस्थाओं को किस तरह से नियोजित करे, किस तरह से करना चाहेगी, किस रूप में करेगी, ये दीगर बात है। लेकिन सवाल ये है कि जनमानस तक वो मैसेज गया, ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात। सुशील आसोपा जी, आप कुछ कह रहे थे डेफिसिट की बात? नहीं, मैं हाँ डेफिसिट का ये कह रहा था। मैं 2008 में ले चलता हूँ आपको, बिल्कुल फैक्चुअल फिगर्स हैं। जल्दी वापस आना है सर 2008 से? बिल्कुल शॉर्ट में। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा। जो बजट स्पीच है उसका एनेक्स्चर्स में 3A करके एक टेबल आती है, पब्लिक डेब्ट्स। हाँ जी, और उसमें फिगर बिल्कुल क्लियर साफ है। 2009 का जो बजट पेश हुआ 2009-10 का, क्योंकि हमारे चुनाव होते हैं दिसंबर में और बजट आता है मार्च में, तो 2009 में उसमें लिखा हुआ है 78,000 करोड़ रुपए पब्लिक डेब्ट था। यानी भाजपा सरकार जब गई उसके जस्ट बाद 78,000 करोड़ था। 2014 में जो आखिरी बजट पेश किया कांग्रेस सरकार ने 13-14 में, उसमें 78,000 करोड़ था, 1,09,000 करोड़ था। मतलब वो 41,000 करोड़ बढ़ा 5 साल में। तो वसुंधरा जी ने जो पहला बजट भाषण दिया उसमें 1,09,000 करोड़ दिखा रहे हैं, और जब आखिरी भाषण दिया उसमें 2,39,000 करोड़ दिखा रही हैं नेट पब्लिक डेब्ट। अगर ग्रॉस पब्लिक डेब्ट करें तो 3,10,000 करोड़ है। इसलिए ये कांटों का ताज कहा जा रहा है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जस्ट स्मॉल, कि 2,39,000 करोड़ में जो किसानों का ऋण माफ किया है, जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं मुकेश जी आप कहाँ दिखाओगे, तो बजट आएगा दिखाएंगे, पर आपके 2,39,000 करोड़ में वो जो आपने NCDC से लोन लिया किसानों के लिए, वो उसमें दिखाया हुआ भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि चीजों को उस रूप में देखना जरूरी है कि बजट के अंदर आप क्या बोल रहे हो। तो वो जब फैक्चुअल फिगर्स आपके 2.5 गुना नेट आपके बजट भाषण में ही दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से माली हालत तो आपने खराब छोड़ी है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही खुद से तो करनी ही चाहिए। उसके लिए तर्क कुतर करें वो अलग बात है। नहीं, तर्क उतर की बात नहीं है। सवाल तो पहले जवाब तो सुने ना मुकेश जी। मुकेश जी, 1,9 से 2,39 पहुंचने का, इसके बारे में कोई तथ्यात्मक बात है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं ये जो फिगर्स बता रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाके एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब आपने सरकार जब छोड़ी तो हमारे प्रदेश की बिजली कंपनियों की क्या हाल थी कि वो बैंक करप्ट हो रही थी, उनको ब्याज के लिए ऋण नहीं मिल रहा था, ये स्थिति थी। बिजली सीधा का सीधा किसान और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन से उन बिजली की कंपनियों की हालत पहले की जो उनकी दुर्गति थी उसकी तुलना में ठीक की। बिजली जो जनता को, जो खाली किसानों को सिर्फ रात में मिलती थी, वो हमने उसकी जो बढ़ने बिजली की समय सीमा हमने बढ़ाई, और जो डोमेस्टिक बिजली थी वो 22 और 24 घंटे तक हमने उसको देना प्रारंभ किया। एक क्वालिटी की बिजली कंपनियों की स्थिति में सुधार और जनता को बिजली का मिलना, ये हमने आते ही ये इसका एक पहला सुधार किया। ये जो कह रहे हैं कि हमने क्या छोड़ा था, आपने बिजली कंपनियों की क्या हालत करके छोड़ी थी, ये अब मैं एक आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब ये बजट की बात करते हैं, आपका भी बजट आएगा, उस बजट में देख लेंगे और उस बजट के हिसाब से उसमें क्या फिगर आता है। आज आप जो कह रहे हैं वो चीज मायने नहीं रखती, लेकिन जो आप बजट में क्या कहेंगे वो चीज एक मायने रखती है। मायने तो 2023 का बजट रखेगा ना सर? बिल्कुल, 2022 का बजट रखेगा वो 2022 का नहीं। अभी इन्होंने जो पहला, देखिए किसानों का ऋण माफी की घोषणा की है, स्वागत हमने किया है। अब किसानों का जो ऋण माफ किया है उसके लिए बजट में क्या प्रावधान रखेंगे वो तो इनका बजट आने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये घोषणा कितने समय में पूरी होती है। ये 1-6 महीने में पूरी होती है, साल भर में होती है, या 5 साल में होती है, या कुछ ही लोगों की होती है, देखना ही आएगा। अभी जो इनका ऑर्डर हुआ है, इनका जो मैं आपको बताऊं बजट माफी का, हम पहले कह चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये जो बजट माफी का है ये भी किसानों के साथ इन्होंने कोई क्लियर कट न्याय नहीं किया है। ये भी मैं अगर इसको कहूं कि एक मात्र छलावा है, ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने कोई जो ये किसानों का जो ऋण जो इन्होंने वादा किया था उसके अनुरूप इन्होंने माफ किया। इस पर पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस बात को कोई दोहराना मैं नहीं चाहता हूं। तो कुल मिला के अब ये अपने बजट में क्या देंगे और ये क्या करेंगे, ये तो उसके बाद में तय हुआ है, इनकी अभी सरकार बनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सुशील आसोपा साहब अपनी बात कीजिए, 30 सेकंड खत्म करिएगा सर। 30 सेकंड में अगर वो 60,000 करोड़ बिजली कंपनियों का घटा भी दूं
हाँ। तो 1,80,000 करोड़ का नेट पब्लिक डेट तो आपने छोड़ा है ना। नहीं, अब आपने बिजली का मैं और बताता हूँ दूसरा उदाहरण, फिर उसका क्या करें? खराब मत करिए मेरे। नहीं, आप ठीक 1 लाख बोलिए, से बोलिए। 1,80,000 पहुंचा दिया। हाँ। 80% आपने बढ़ाया डेप्ट, इसलिए इसके लिए आपको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता के साथ आपने अन्याय किया है। दूसरी बात, आपने तो 2,000 करोड़ का बजट प्रावधान रखा केवल, और हमारे आपने 8,000 करोड़ का क्लेम किया, जिसका 6,000 करोड़ में से भी 2,000 करोड़ ही आपको एनसीडीसी का लोन ट्रांसफर किया किसानों को। हमारा तो फरवरी में बजट रखेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम दिखा देंगे। चलिए ठीक है। महेश शर्मा जी, बजट रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है महेश जी, कर्ज माफी तो ऐलान हो गया और कर्ज माफी जमीन पर भी उतर जाएगी। जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अभी हो सकता है वो बेरोजगारों को भत्ता देने की जो घोषणा की थी कांग्रेस ने, वो भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं खरीदना, पुल नहीं बनाने, समय नहीं लगना, तय किया और हो गया वाला हिसाब है उसका भी। तो इस लोकसभा चुनाव से पहले वो क्या चीजें हो सकती हैं जो भले ही जमीन पर उतरने में वक्त लगे, लेकिन जिससे ये लगे कि ये सरकार वाकई कटिबद्ध है वो करने के लिए जो कहा गया था, ये मैसेज पहुंच सके लोगों तक, क्योंकि समय इनके पास बहुत कम है। यही है कि जो मैसेज जो देने की है वो अभी जिस तरह की है कि एक तो किसानों की कोई समस्या नहीं, जैसे यूरिया वाली हो गई एकदम खाद वाली, तो ऐसी कोई बिजली की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और बिजली की मतलब क्या कहता है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसमें तो किसानों की समस्याओं की बड़ी बड़ी संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी, चाहे उनके खेती जो उपज है, अभी जो फसल आने वाली है, इसका उपज का मतलब उचित मूल्य पर उसकी खरीद भी हो, और समर्थन मूल्य पर जो उसकी खरीद भी बहुत, ये चुनौती सामने खड़ी हुई, क्योंकि भंडारण की व्यवस्था भी अभी करनी पड़ेगी। क्यों भंडारण पर अभी आपने देखा होगा कि आज के अखबारों में ये जो प्याज की जो अलवर के जो प्याज की जो स्थिति है वो उसको दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक नई चुनौती है। एक तो आपने अनाज की तो आपने कर दिया खाद्यान्न की, लेकिन आपने वो जो आपकी जो सब्जी वगैरह जो ऐसी जो है जो जल्दी खराब हो जाती है, उनके भंडारण और उनके प्रसंस्करण के जो भी है उद्योगों, उसके लिए नीतिगत कोई निर्णय अभी इस बजट सत्र में ही लेना पड़ेगा, और शायद हो सकता है कि उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और ये बजट सत्र में जो, हालांकि ये पूरा बजट सत्र नहीं होगा, वो अनुदान मांगों का से आधारित होगा, उसी अनुसार अपने सारी जितनी भी घोषणाएं उसके अनुसार जो घोषणाएं इनको करनी है, सभी क्षेत्रों में करनी पड़ेगी, कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और साथ साथ ही शिक्षा के लिए क्या मापदंड बरतने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं स्टेप्स, इन चीज़ों पर इनको बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। और साथ साथ ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी वो प्रयत्न करने होंगे, खासकर राजस्व वसूली के लिए। सबसे बड़ी है कि जब से मतलब ये देखा कि राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है राज्य सरकार पे, तो वो उस राजस्व घाटे को किस तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि राजस्व भी पूरा वसूल हो जाए और घाटे का भी भरपाई पूरी हो जाए। और आम आदमी को, और ये जैसे ये एक लंबे अरसे से ये बात हो रही थी पेट्रोल के दामों को लेकर के, पेट्रोल के मूल्यों को लेकर के, ये नियंत्रित रहे। अन्यथा ये जैसे अभी है 70 या 71 रुपए जो मिल रहा है जयपुर में, तो वो मतलब क्या कहते हैं ना, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये एक मैसेज जाए। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।